हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंतरिक्ष गौतम और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अंतरिक्ष गौतम पे। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं रोज आपके लिए एक 12th फिजिक्स चैप्टर का वीडियो लेके आऊंगा, तो उसी के अंतर्गत मैं आज आपके सामने फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट वीडियो लेके आया हूँ। तो स्टूडेंट्स, पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि वर्ल्ड के अंदर पूरी जो यूनिवर्स है वो बनी किन चीजों से है। पूरी जो यूनिवर्स है वो दो चीजों से मिलकर बनी है। एक तो होता है मैटर, दूसरा होता है रेडिएशन। हमने इस थ्योरी को पढ़ा भी है कि मैटर रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाता है और रेडिएशन मैटर में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन कैसे, इसी को हम पूरी 12th में समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो अभी तक हमको नॉलेज है वो ये पता है कि पूरी दुनिया में 4 तरह के फोर्स होते हैं। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरा वीक न्यूक्लियर फोर्स, चौथा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो हम यहाँ पर 2 फोर्सेस के बारे में चर्चा करेंगे। एक ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि आप पहले 11th में पढ़ चुके हैं पूरे एक चैप्टर में, ग्रेविटेशनल के चैप्टर में, और दूसरा जो हमारा फोर्स है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के थ्रू चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन पे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक? इट इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी in which electric charge is static or stationary, that is not moving. It means हम चार्ज पार्टिकल को तब कंसीडर कर रहे होंगे जब वो मूव नहीं कर रहा है। अब आप कहोगे सर चार्ज पार्टिकल तो हमेशा ही मूव करता है, इलेक्ट्रॉन तो सर आवारा होता है। बिल्कुल आवारा होता है, वो हमेशा तेजी से दौड़ता रहता है। लेकिन साइंस में हमें चीजों को समझने के लिए, उसके बिहेवियर को जानने के लिए हमें उसको स्टैटिक सपोज करके स्टडी करना पड़ता है। तो इसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को स्टैटिक करके उसका स्टडी करेंगे। फिर भी मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा कैसे चार्ज पार्टिकल स्टैटिक रहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जब आप कभी कभी अपने दरवाजे के हाथ लगाते हैं या चेयर के हाथ लगाते हैं तो आपको एक करंट सा फील होता है, आपको एक झटका सा फील होता है। वो क्यों होता है और वो एक्चुअली होता क्या है? आज मैं उसका जवाब देता हूं। मेरे हिसाब से आप लोगों ने ढूंढा होगा उसका जवाब, कुछ को मिला भी होगा, कुछ को नहीं भी मिला होगा। तो हम इसी पे बात करते हैं। दोस्तों, ये जो घटना कहलाती है ये कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग या स्टैटिक क्लिंग। ये हमने बचपन में बहुत खेल खेला है। आप ध्यान करो, आप लोगों ने स्कूल के अंदर छोटे छोटे कागज के पेज फाड़ के जब आप अपने बाल पर प्लास्टिक का स्केल फेर कर उसको चिपकाने की कोशिश करते थे तो कागज उस पर चिपक जाते थे। ये कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। ये घटना इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग को एक्सप्लेन करती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग इज एन फिनोमिना दैट accompanies dry weather causes the piece of paper to stick to one and another and on the plane scale। ये हमने कई बार किया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग की घटना वैसी भी वही होती है जब हम उठते हैं और हमें चेयर पे से झटका लगता है। अब ये क्यों लगता है, हम इसको जैसे जैसे चैप्टर को आगे पढ़ते चले जाएंगे हमें ये समझ में आता चला जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग या स्टैटिक क्लिंग की घटना होती क्यों है। तो सबसे पहले तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों पढ़ते हैं और ये घटना होती क्यों है। तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की ना। अब बात आती है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए कैरेक्टरिस्टिक, स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक डेवलप्ड इन ए पार्टिकल ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट एक्सर्ट फोर्स ऑन वन अनदर। इट मीन्स ये कैरेक्टरिस्टिक है जो कि पार्टिकल के अंदर या मैटर के अंदर डेवलप होती है, जिसके कारण से वो फोर्स एक्सर्ट करता है किसी दूसरे पार्टिकल के ऊपर। अब ये क्यों होती है इसको समझते हैं। पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को समझने के लिए, इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने के लिए ये चीज समझना जरूरी है कि इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स मैं आपको नीचे आपके सामने स्क्रीन के ऊपर चार्ट के अंदर नजर आ रहे हैं। पहला पॉइंट है कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मटीरियल। चार्ज विदाउट मटीरियल नहीं होता है। जब मटीरियल ट्रांसफर हुआ है तो ही चार्ज का ट्रांसफर होगा। सेकेंड पॉइंट है इसका, इट इज पॉसिबल टू डेवलप ए
charge by rubbing the two side of having friction. अगर हम किसी दो ऐसी बॉडीज को रब करें जिनके बीच में फ्रिक्शन होता हो तो वहां पर चार्ज डेवलप किया जा सकता है. कैरिंग द चार्ज, जब चार्ज को आप एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा रहे हैं, कैरिंग द चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिफिकेशन. हम हमारे घर में भी देखते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, क्योंकि चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होता है. चार्ज हमारे ध्यान में आता है, स्विच दबाते हैं, स्विच से वो ट्यूबलाइट के अंदर जाता है. तो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करता है उसको इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं. इसलिए जब हमारे घर में जब काम होता है उसको हम इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क कहते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन ड्यू टू फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. अब फ्रिक्शनल के कारण जो फ्रिक्शन के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो रही है, जो इलेक्ट्रिफिकेशन डेवलप हो रहा है, उसको हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. ठीक है. अब इसका एक बहुत बड़े एग्जांपल है जो कि क्लाउड्स के अंदर आप बिजली का कड़कना देखते हैं. ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का एक बेस्ट एग्जांपल है. ठीक है ना. इससे रिलेटेड वीडियो का लिंक मैं अपने इस पर शेयर भी करूंगा कि किस तरीके से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स आपस में रब करते हैं और बादलों में बिजली कड़कती है. नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम चलते हैं. सिंस दीज चार्जेस आर नॉट फ्लोइंग इट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. अब क्योंकि हम स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं और हम ये चीज देख रहे हैं कि इसके अंदर चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. अब सर ये कैसे पॉसिबल है कि कहीं पर चार्ज हो वो मूव ना करे. इसका परफेक्ट एग्जांपल है हमारी बैटरी या सेल. आप सेल लेके आते हैं, क्या सेल के अंदर चार्ज दौड़ रहे हैं? नहीं दौड़ रहे. वो चार्ज बैटरी के अंदर ही. अगर चार्ज दौड़ेंगे तो बैटरी के अंदर करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा. तो चार्ज उसके अंदर इकट्ठे होकर हमने रख रखे हैं. तो बैटरी एक एग्जांपल है स्टैटिक चार्जेस. ठीक है. अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं. These are the two types of charges. These are the two type of charges. First is positive and second is negative. दो तरह के चार्ज होते हैं. पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है. पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है. नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण होता है जो कि एटम के बाहर अपने ऑर्बिट्स के अंदर चक्कर काट रहा होता है. अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये नाम किसने दिए हैं कि इसको. तो इसको नाम दिए हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक साइंटिस्ट ने. अब बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, वो मैं स्टोरी आपको सुनाता हूं. तो बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे. इनको ऐसा लगता था कि जो इलेक्ट्रिसिटी ये लैब के अंदर फ्रिक्शन के थ्रू जो रब करके चीजों को एब्जॉर्ब कर रहे हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को, तो इनका मानना था कि जो बादलों में बिजली कड़क रही है सेम इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी वो इलेक्ट्रिसिटी है जो वो लैब में कर रहे हैं. लेकिन अब उसकी श्योरिटी करनी थी, तो उन्होंने उसको श्योरिटी करने के लिए उन्होंने एक काइट एक्सपेरिमेंट किया था जो कि दुनिया का फनीएस्ट एक्सपेरिमेंट है और बहुत महान एक्सपेरिमेंट्स में आता है. तो उन्होंने क्या किया, वो लंदन में रहने वाले थे और लंदन के अंदर आपको पता है जनरली हमेशा बादल रहते, कभी भी बारिश हो जाती है. तो उन्होंने पतंग उड़ाई और बादलों तक लेके गए. बिजली चमकी लेकिन उन्हें कोई बिजली का झटका नहीं लगा. उन्होंने कई बार पतंग उड़ाई लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया कि उन्हें बिजली का झटका क्यों नहीं लगा जबकि बिजली चमक रही थी. फिर उन्होंने कहा कि चलो ऐसे काम नहीं चलेगा. तो उन्होंने एक पतंग के नीचे एक चाबी लटकाई. उन्होंने सोचा कि शायद जो धागा है वो करंट को कैरी नहीं करता है, तो मैं अगर शायद मेटल लटका दूं पतंग के नीचे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब कर ले और वो मेरे तक आ जाएगी. उन्होंने चाबी लटका के भी पतंग उड़ा के देख ली लेकिन फिर कोई रिजल्ट नहीं है. उन्होंने कई बार पतंग उड़े. आपको साइंटिस्ट का पता ही है कि किस तरीके की वो हरकतें करते हैं. ठीक है. फिर उन्होंने अब की बार पतंग उड़ाई और उस दिन हो गई बारिश के कारण हमारी जो थ्रेड थी वो हो गई गीली. जैसे ही थ्रेड गीली हुई इलेक्ट्रिसिटी लाइट पड़ी और लाइट से उनको झटका लगा. दोस्तों ये दुनिया में पहली और आखिरी बार था जब किसी आदमी को बिजली का झटका लगा और वो खुश हुआ. तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रूव किया जो लैब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है और जो बादलों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है वो दोनों एक ही है.
जैसा कि हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है, ये नाम उसको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही दिए थे। अब इस बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उनको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ही क्यों नाम दिए, अब इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। वैसे साइंटिस्ट की आदत होती है या हमारी सोसाइटी की भी आदत है कि जो जिस चीज को खोज करता है उसको उसका नाम दे, जैसे न्यूटन का नाम लगा दिया हमने यूनिट के ऊपर, क्या भाई फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, न्यूटन का लॉ बन गया। लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन के पास भी मौका था कि वो एक पॉजिटिव चार्ज का नाम तो बेंजामिन रख देता और नेगेटिव चार्ज का नाम फ्रैंकलिन रख देता। लेकिन सोचो अगर बेंजामिन और फ्रैंकलिन आपस में ऐड होते तो क्या बनता, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये केवल मैथमेटिक्स में ही पॉसिबल है कि +2 और -2 को जब ऐड करें तो वो 0 हो जाता है, वो न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, तो जब किसी भी एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं, तो वो एक न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन है, मीन्स वो चार्ज्ड नहीं है। उसके पास चार्ज तो है बट वो चार्ज्ड नहीं है। तो इसी तरीके से कोई सा भी एक पार्टिकल है वो काय से मिलकर बना होता है, मॉलिक्यूल्स से। और एक मॉलिक्यूल्स में बहुत सारे एटम्स होते हैं और एक एटम के पास में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कोई सा भी मॉलिक्यूल हो, कोई सा भी पार्टिकल हो, वो बहुत सारे अमाउंट ऑफ चार्जेस को हमेशा कैरी करके चलता है। तो हम ये तो कभी कह ही नहीं सकते कि किसी भी पार्टिकल के पास में चार्जेस नहीं है। हर पार्टिकल के पास में वास्ट अमाउंट ऑफ चार्जेस हमेशा होते हैं। द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज आर इक्वल। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं, हैज द मैटर इज ए न्यूट्रल। तो मैटर क्या होता है हमारा, वो न्यूट्रल कहलाता है। द इक्विलिटी ऑफ चार्ज गिव्स द पार्टिकल एंड नेट चार्ज। द इनइक्विलिटी ऑफ चार्ज मीन्स जब दोनों चार्ज अलग अलग हैं, मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज उसके पास में है उतने अगर उसके पास में नेगेटिव चार्ज नहीं है तो वो पार्टिकल के पास में एक नेट चार्ज होगा। जैसे सपोज एक प्रोटॉन के पास में 18 पॉजिटिव पार्टिकल्स है, मतलब 18 प्रोटॉन्स है, और उसके आउटर शेल में 10 इलेक्ट्रॉन ही मौजूद हैं। तो 18 - 10, तो उसके पास में टोटल कितना चार्ज है, 8। और कितना कौन सा चार्ज है उसके पास में, पॉजिटिव, क्योंकि 18 प्लस उसके पास में प्रोटॉन्स हैं और 10 केवल इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दोनों जो इनइक्वलिटी, जो अनबैलेंसिंग जो उन्होंने बनाई है, ये बॉडी को नेट चार्ज प्रोवाइड कराती है। अब हम उस बॉडी को बोलेंगे चार्ज बॉडी। ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ एटम इज ऑलवेज ए पॉजिटिव चार्ज। जो न्यूक्लियस होता है, किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर 2 एलिमेंट होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव चार्ज कैरी करके चलता है। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड इट इज ए नेगेटिवली चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूम रहा है वो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। दे आर इक्वल इन नंबर्स। दोनों जब एक एटम के अंदर इक्वल नंबर में होते हैं तब वो पार्टिकल न्यूट्रल पार्टिकल कहलाता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन, there is transfer of electrons, there is a transfer of electron, hence the net charge develop in the particle। जब हम किन्हीं भी 2 पार्टिकल्स को रब करते हैं तो रब करने से क्या होता है, किसी एक पार्टिकल का, 2 अलग अलग पार्टिकल्स है, हमने दोनों को आपस में किया रब। तो रब करने से क्या होता है, एक पार्टिकल तो ऐसा होगा जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्ट्रांगली बाउंड करके रखा होगा, एक पार्टिकल ऐसा होगा जिसकी इलेक्ट्रॉन पर पकड़ थोड़ी सी कमजोर होगी। जब हम दोनों को रब करेंगे तो जिस पार्टिकल के इलेक्ट्रॉन्स की पकड़ कमजोर होगी वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देगा, वो दूसरी बॉडी पे चले जाएंगे, और ये बॉडी जिसने इलेक्ट्रॉन को गिव अप कर दिया वो तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। और अब जो दूसरी बॉडी जिसने इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास में ले लिया वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी, क्योंकि उसके पास में एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इस तरीके से फ्रिक्शन के थ्रू इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज ऑल्सो एक्सप्लेन दैट द चार्जेस आर कंपल्सरली डेवलप्ड इन पेयर। मतलब चार्जेस जो हैं, जो चार्ज जो है किसी भी बॉडी में वो पेयर के अंदर ही डेवलप होता है। जस्ट सपोज मैंने 2 बॉडी को रब किया, अब 2 बॉडी को रब करने के दौरान इसके पास में अगर इसने 3 इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, मीन्स इसके पास में अब 3 पॉजिटिव चार्ज हो गई, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गई, और इस बॉडी ने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए जो इसके पास में अब एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगी। मीन्स एक -3 चार्ज की बॉडी है मेरे पास में और एक +3 चार्ज की बॉडी है मेरे पास में। मीन्स चार्जेस जो है वो हमेशा पेयर में ही डेवलप होंगे। अगर कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव बॉडी डेवलप हुई है, इट मीन्स कहीं ना कहीं एक नेगेटिव
बॉडी भी डेवलप हुई है चार्ज के अंदर। इट एस्टेब्लिश द कन्वर्जेशन ऑफ चार्जेस इन यूनिवर्स, यही एस्टेब्लिश करता है ये पूरे यूनिवर्स के अंदर कि चार्जेस हमेशा कंजर्व रहते हैं। द लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेवलप पॉजिटिव चार्ज एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डेवलप नेगेटिव चार्ज। ए प्रोटॉन, अब इस पॉइंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन ही क्यों ट्रांसफर होता है, पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं ट्रांसफर होता। बहुत आसान है दोस्तों, क्योंकि एक प्रोटॉन का जो वेट है वो 1837 टाइम्स ज्यादा होता है एक इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। मींस आप सीधा सा एक चीज को समझिए, जो फर्क 1 किलो गेहूं और 2 बोरी गेहूं में हो गया, 2 बोरी गेहूं ज्यादा उठाना ज्यादा आसान होगा या 1 किलो गेहूं उठाना ज्यादा आसान होगा। सिंपल सी बात है, अगर आपसे कोई कहे कि आपको किसी बॉडी को चार्ज करना है तो या तो आपको 2 बोरी गेहूं आप उठा के उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाओ तब वो चार्ज होगा, या उसी में से 1 किलो गेहूं आप उठा के साइड में रख दो तो वो चार्ज हो जाएगा। तो ज्यादा आसान क्या है, 1 किलो गेहूं को ट्रांसफर करना, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन हल्का है तो हमेशा ट्रांसफर उसी का ही होगा। और दूसरी चीज, वो न्यूक्लियस के बाहर होता है, वो वीक न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट होता है आपस में। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की अपेक्षा काफी वीक होता है, इसलिए वो चीज टूट के बाहर आ जाती है इलेक्ट्रॉन इजीली। नाउ देयरफॉर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ मैटर, ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो इस तरीके से हमने ये तो जान लिया है कि अगर कोई बॉडी चार्ज हुई है, किसी के पास में पॉजिटिव चार्ज आया है या नेगेटिव चार्ज आया है, उसके लिए केवल और केवल इलेक्ट्रॉन ही रेस्पॉन्सिबल है। अब हम समझेंगे चार्ज और मास का रिलेशन क्या होता है। एक चार्ज और मास का रिलेशन क्या होता है। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ए मैटर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल है, और पार्टिकल है तो उसका मास होगा ही होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है मतलब मास का भी ट्रांसफर हुआ है। अब बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। मींस अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकला है उसका तो वजन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम कम हो जाएगा, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन चला गया मतलब वो नेगेटिव चार्ज बॉडी हो गई, उसका वजन 9.1 इंटू 10⁻31 केजी इंक्रीज हो जाएगा। मतलब हमेशा नेगेटिवली चार्ज बॉडी ज्यादा भारी होगी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से। नाउ लॉजिकली नेगेटिवली चार्ज बॉडी इज हैवियर देन द पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। मतलब जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है वो हमेशा भारी होगी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से। तो आज के लिए हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दें ताकि मैं इनके अंदर और ज्यादा सुधार कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर ही रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।